नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हमारी मॉक टेस्ट की श्रृंखला लगातार चल रही थी और सेक्शनल मॉक टेस्ट हम यहाँ पर देख रहे थे। तो टोटल 100 MCQs का ये पूरा मॉक हुआ करता था। लगातार आप अभ्यास कर सकते हैं इसके माध्यम से, क्योंकि टेस्ट अभ्यास करने का सबसे अच्छा जरिया होते हैं। ये आपको आपकी कमियों का अंदाजा करवाते हैं। आपको पता लग जाता है कि आपका कमजोर सेक्शन कहाँ पे है और कहाँ पर आप मजबूत हैं। तो उन कमियों को आप अविलंब दूर कर सकते हैं और परीक्षा में अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। अगर आप संपूर्ण मार्गदर्शन के साथ सीमित समय में एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इसी बीपीएससी के प्रीलिम्स के उद्देश्य से ही चलाया जा रहा है। आप उससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो आप चाहें तो वहाँ जुड़ सकते हैं। फिलहाल आइए इस टेस्ट में आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ये इतिहास के प्रश्न है। कहा जा रहा है कि वैदिक युगीन जो शब्दावलियां हैं, वैदिक युग में कुछ अनोखे शब्द इस्तेमाल होते थे, अलग प्रकार के शब्द इस्तेमाल होते थे, जिनका कि तात्कालिक और आज का मतलब हम जोड़कर देखेंगे। तो वही पूछा गया कि वैदिक युगीन जो शब्दावलियां हैं उसमें खिल्य नाम का एक शब्द इस्तेमाल होता था, उसका तत्काल में यानी वर्तमान समय में मतलब क्या है। खिल्य अगर कोई कहे तो हम क्या समझेंगे कि ये गुप्तचर का नाम है, या फिर मरुस्थल को खिल्य कहा जाता था, या फिर सोना को खिल्य कहा जाता था, या चारागाह के लिए खिल्य शब्द का इस्तेमाल होता था। तो ये जो खिल्य शब्द है ये चारागाह के लिए इस्तेमाल होता था। चारागाह वो जगह होती है जहाँ पर पशु चरा करते हैं, तो ये पॉस्चर लैंड जो होते थे उनके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम में आप देखें कि झेलम का प्राचीन नाम क्या है। झेलम तो हम आज के समय में कहते हैं, ऋग्वैदिक काल में इस नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो परुष्णी है, कुभा है, गोमल है और शतुद्री है। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इसमें ई वाला होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नाम ठीक नहीं दिखाई देता। असल में झेलम के लिए क्या नाम इस्तेमाल होता था? झेलम को कहा जाता था वितस्ता, और वितस्ता के ही तट पे महाराजा पुरुषोत्तम और सिकंदर की सेना के बीच में घमासान युद्ध हुआ था। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। किस उपनिषद को आरण्यक और उपनिषद दोनों के रूप में देखा जाता है? तो उपनिषद शब्द का मतलब होता है गुरु के पास बैठकर चीज़ें उनसे पूछी जाए और डाउट क्लियर किया जाए, यानी ज्ञान की प्राप्ति की जाए। तो उपनिषद और आरण्यक दोनों की हैसियत में कौन सा उपनिषद रखा जाता है, जरा बताइए। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसे उपनिषद और आरण्यक दोनों कहा जाता है। और इसके जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, इसके जो प्रवक्ता हैं उनका नाम है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद जो है, और इसके अलावा याज्ञवल्क्य की पत्नी थी मैत्रेयी, तो उनके बीच में, दोनों जने के बीच में जो डिबेट होती है उसका भी उल्लेख इसमें दिखाई देता है। और गार्गी के साथ जब याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ होता है तो याज्ञवल्क्य को अपनी विद्वता पे बड़ा गर्व रहता है, और ये पितृसत्तात्मक समाज है ही है वैदिक काल का। तो जब गार्गी उनके ऊपर भारी पड़ने लगती है, उनके तर्क जो है वो इन्हें चित्त करने लगते हैं, तो याज्ञवल्क्य अपनी बेइज्जती से बचने के लिए गार्गी को कहते हैं कि अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो तुम्हारा सिर फोड़ देंगे। तो ये उस समय की पुरुषवादी या पुरुष के हावी होने की जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। फिलहाल आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद सामवेद से संबंधित नहीं है, जरा बताइए। तो ईशोपनिषद है, मैत्रेयणी है, कठोपनिषद है और छांदोग्य है। कठोपनिषद में यम और नचिकेता के बीच का संवाद है। अब इसमें आपको करेक्ट आंसर देना है। तो अगर आप देखें तो छांदोग्य उपनिषद जो है ना, उसी का एकमात्र संबंध सामवेद से है। बाकी जितने हैं वो सामवेद से अलग हैं, और बाकी जितने उपनिषदों के नाम आप देख रहे हैं वो सारे यजुर्वेद के उपनिषद हैं। तो इसमें से हम ये देखने वाले थे कि किसका संबंध नहीं है, तो आप चुनेंगे किसको? करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, यहाँ ये आपको बताना है कि सामवेद से संबंधित कौन सा नहीं है, और इसीलिए हमने ई वाले ऑप्शन को चुना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः किन ग्रंथों पर आधारित है? उत्तर वैदिक काल के बारे में अगर हमें जानकारी प्राप्त करनी हो तो हम कौन से ग्रंथों का सहारा लेंगे कि हमें सही जानकारी प्राप्त हो? और ये जो 5th क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वैदिक ग्रंथ जो है वो सबसे बड़ा स्रोत होते हैं। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये दोनों हैं, और इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो इसमें जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं वो सब तो जानने का स्रोत ही है। इन सब के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हम ई को चुनेंगे, नॉन ऑफ द एबव और मोर देन वन वाला जो ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, मतलब एक से ज्यादा वाला जो विकल्प है उसको हमने चुन लिया है। प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। बौद्ध संघ के अधिकारियों में नवकंभिक का संबंध किससे था? नवकंभिक जो शब्द है वो कौन से ऑफिसर के लिए इस्तेमाल किया जाता था? निर्माण से संबंधित अधिकारी जो था उसके लिए, या फिर खान पान डिपार्टमेंट यानी कैटरिंग ऑफिसर जो होता था उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था, या परचेजिंग ऑफिसर जो होता था उसको कहते थे, या क्लोथिंग ऑफिसर जो होता था जो कि वस्त्रागार का नियंत्रण करता था, मतलब नियामक उसका हुआ करता था, तो उसके लिए शब्द इस्तेमाल होता था। यहाँ एक शब्द है नवकंभिक, बौद्ध संघ के अधिकारियों के लिए इस्तेमाल होता था, ध्यान दीजिएगा।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए होगा। ये निर्माण से संबंधित अधिकारी होता था, मतलब कंस्ट्रक्शन का जो वर्क होता था उसको ये देखता था। नौकंभिक कहा जाता था निर्माण से संबंधित अधिकारी को। भंडागारिक जो शब्द था वो खान पान से संबंधित जो ऑफिसर होता था उसको कहा जाता था। और कप्पिकारक जो था वो क्रय करने वाला होता था। चीवर जो था ये वस्त्रागार का अधिकारी होता था। और आर्मिक नाम का जो शब्द है ये आराम से संबंधित अधिकारी के लिए इस्तेमाल होता था। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जो गलत है उसकी तलाश आपको करनी है। तो अब इसमें आप देखकर बताएं। जन्म का प्रतीक है इनका कमल, और गर्भ और हाथी ये भी दिखाया गया है। गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, और ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल का वृक्ष जिसे कि बोधि वृक्ष कहा जाता है, और निर्वाण का प्रतीक है पद चिन्ह। तो आपको ये बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत तो कुछ भी नहीं है, जितने भी चिन्ह दिए हैं वो एकदम परफेक्ट दिए हैं, और इसलिए हम ई वाले विकल्प को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। बौद्ध संगीति से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहली बौद्ध संगीति जो है वो अजात शत्रु के समय में होती है। दूसरी वाली जो बौद्ध संगीति है वो सबा कामी के समय में होती है। और जो तीसरी वाली बौद्ध संगीति है वो कालाशोक के समय में होती है। चौथी वाली बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में होती है। अब इसमें आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो 8वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, सभी जो इसमें कथन दे रखे हैं या मिलान किया हुआ है सारे के सारे सही हैं, और इसीलिए हम कहेंगे कि नॉन ऑफ द एबव, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, अर्थात सभी सही है। 9वें नंबर के प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों में शामिल नहीं है? अष्टांगिक मार्गों में कौन सा इंक्लूड नहीं है आपको बताना है। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत दे रखा है। और इसमें से 9वां जो आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ई वाला होना चाहिए, क्योंकि अष्टांगिक मार्ग यानी 8 पथ होते हैं। 8 पथों पर चले यानी 8 तरह तरह के मार्गों का सहारा ले तो हमें निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। तो अष्टांगिक मार्ग में ये सभी आते हैं। अब इसमें से आप देखें कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये बताना था, तो हम ई वाले को ही चुनेंगे। अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। मतलब सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, तो सब कुछ आ जाता है। तो ई को चुनते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 को देखिए। बौद्ध धर्म में मठों के संबंध में कुछ कथन दिया है, असत्य की तलाश आपको करनी है। तो मोनेस्ट्री दी हुई है, लोकेशन दी है। रूमटेक मठ जो है वो आपका गंगटोक में है, अर्थात सिक्किम में है। तवांग मठ तवांग जिले में पड़ता है, जो कि अरुणाचल में है। थिक्से मठ आपका लद्दाख में है, और लिंगदम जो है वो पश्चिम बंगाल में है। तो इसमें से गलत कौन सा है? गलत इसका डी वाला है। जो लिंगदम आप देख रहे हैं ना वो सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, और वो भी आपका गंगटोक में ही पड़ता है। तो गंगटोक में 2 मठ इस तरह से हो गए। फिलहाल डी वाला जो है वो गलत है। तो डी को चुनते हुए और 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में जो कथन सत्य हो उसका चयन आपको करना है। तो आदिनाथ जो शब्द थे पहले तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए हैं उसमें सबसे शुरुआती और जैन धर्म के संस्थापक भी कहे जाते थे ऋषभदेव या आदिनाथ। तो इनका प्रतीक चिन्ह था बैल यानी वृषभ। अजितनाथ जो तीर्थंकर है इनका प्रतीक चिन्ह था अश्व। संभवनाथ का था गज, और पुष्पदंत जो थे इनका था स्वस्तिक। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही इसमें सिर्फ जो ऋषभदेव वाला यानी आदिनाथ वाला दिया है वही ठीक है, बाकी जितने हैं ना वो सब गलत दिए हैं। अर्थात अजितनाथ का था गज, संभवनाथ का था घोड़ा यानी अश्व, और पुष्पदत्त का था मकर। मकर अर्थात मगरमच्छ, घड़ियाल। 12वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि शैव धर्म से संबंधित कौन सा मंदिर भूमरा यानी मध्य प्रदेश में है। भूमरा नाम की जो जगह है वो एमपी में है। तो बताइए ये किसका मंदिर है। और इसमें अगर आप देखें तो ये शिव मंदिर है। भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठार का पार्वती मंदिर आप पढ़ते हैं, तो ये शंकर जी का मंदिर है। और वैसे भी शैव धर्म से संबंध है तो आप आराम से चुन सकते हैं। हालांकि बाकी जो है वो भी भगवान शिव से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन ये शिव मंदिर है। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16 महाजनपदों का इतिहास, इससे संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो अश्मक महाजनपद जो कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसको इक्ष्वाकु वंश के मूलक नामक राजा के द्वारा स्थापित किया गया था, और काशी का संस्थापक द्रिवोदास था, ऐसा कहा गया। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद क्षेत्र आते हैं यूपी के। पांचाल का उल्लेख महाभारत और अष्टाध्यायी यानी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है व्याकरण ग्रंथ है उससे भी प्राप्त होता है। अब आप बताइए कि सत्य कौन सा नहीं है, अर्थात गलत की तलाश आपको करनी है। अब इसमें आप ध्यान से देखें तो सारे के सारे जो कथन हैं वो सही दिए हुए हैं, और हम ई वाले को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं है, ठीक। जितने भी हैं वो सभी सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं। 14वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि अशोक के अभिलेखों के संबंध में सही कथन कौन सा है, ये आप बताइए सही सुमेलित कौन सा है। तो नागार्जुनी गुफा वाला जो है वो 1785 में प्राप्त होता है। इलाहाबाद का स्तंभ लेख 1834, रूपनाथ का जो है वो 1872, और मस्की वाला 1955। बना कब था वो नहीं, कब इसकी प्राप्ति होती है, कब इसे समझा जाता है, वो सब तारीखें दी हुई है। तो 14वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। और ई को हमने इसलिए चुना क्योंकि ए, बी और सी जो विकल्प दिए हैं ना, ई को पहले चुन लीजिए। ए, बी और सी जो विकल्प दिए हैं वो सही सुमेलित हैं। केवल जो डी वाला है मस्की अभिलेख वाला ना, वो गलत दिया है। मस्की अभिलेख वाला जो है उसकी खोज की गई थी 1915 में, ये इतना बाद में नहीं खोजा गया था, ये 1915 में ही खोज लिया गया था। इसके बाद 15वें नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था। बक्सर युद्ध जो हुआ था उसमें 3 सेनाओं ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया था, लेकिन हार गए थे। तो अंग्रेजों की लीडरशिप कौन संभाल रहा था,
और इसका जो राइट आंसर है, इसमें ध्यान से आप देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के द्वारा अंग्रेजों की कमान संभाली जा रही थी और इसमें हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से असत्य कथन का आपको चयन करना है। 24 अगस्त 1946 की बात है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की जाती है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वर्ष 1946 में बनी भारत की अंतरिम सरकार में खाद्य और कृषि मंत्री हुआ करते थे। 2 सितंबर 1946 की बात है। अंतरिम सरकार में लियाकत अली जो है ये शामिल हुए थे शुरुआत में ही, और 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग जो है वो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाती है और पूरे देश भर में दंगे भड़क जाते हैं, सांप्रदायिक दंगे। तो ये सारा काम दिया हुआ है। अब बताइए कि गलत कौन सा है, मतलब इसमें गलत सूचना कौन सी है, ये आपको सिर्फ देखकर इसमें चुनना है। तो गलत इसका ना सी वाला है, सी वाले को आप चुनेंगे। 2 सितंबर 1946 जो दे रखा है ना, यही वाला ऑप्शन इसमें गलत है। 2 सितंबर 1946 को जो अंतरिम सरकार होती है उसमें लियाकत अली शुरुआत में नहीं रहते हैं। इसमें कहा गया कि प्रारंभ से शामिल थे, ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी जितने हैं वो सही हैं। 17वें को देखिए, कहा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के संदर्भ में एक कथन दिया हुआ है। अब कथन को पहले पढ़ लेते हैं। यह योजना उस समय की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में सबसे उत्कृष्ट योजना थी। इसमें ऐसे बीज थे जिससे कि दुख की मारी भूमि यातना से मुक्त हो सकती थी। मतलब इससे पहले अंग्रेजों के तमाम प्रस्ताव आते हैं और भारत की ओर से भी तमाम प्रस्ताव दिए जाते हैं और दोनों ही तरफ से जो आने वाले प्रस्ताव थे उनको बार बार रिजेक्ट किया जाता है। हमारा जो है वो अंग्रेजों के द्वारा और अंग्रेजों का हमारे द्वारा, लेकिन अंत में कैबिनेट मिशन योजना पर सबकी एक राय बनती है। तो ये कथन दिया हुआ है। अब ये कथन किसका था जरा बताइए। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, बी वाला चुन लीजिए। ये महात्मा गांधी का कथन था। उन्हें ऐसा लगता है और ज़्यादातर जो उस समय के राजनेता थे उनको ऐसा लगता है कि ये कैबिनेट मिशन प्लान जो है वो एक हद तक ठीक है। मतलब अब इतने पर हमें तैयार हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर आज़ादी जो है वो लंबी खिंचती जाएगी। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। 18वें क्वेश्चन में कहा गया कि 16 मई 1946 की बात है। कैबिनेट मिशन ने अपने प्रस्तावों की घोषणा की और इसमें से कौन सा कथन कैबिनेट मिशन के उन प्रस्तावों से संबंधित नहीं है। तो भारत की एकता बनाई रखी जाए, ये उसने कहा था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया था और भारत एक संघ होगा जिसमें कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी, ऐसा कहा। संविधान निर्मात्री संस्था या संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाएगा, ये भी कैबिनेट मिशन का कहना था। अब आप बताइए कि ये जो 4 स्टेटमेंट हैं कौन सा इससे संबंध नहीं रखता है। और इसमें हम ई वाले ऑप्शन को इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि जितना भी यहाँ दिया है वो सारे जो प्रस्ताव थे वो कैबिनेट मिशन प्लान में थे और आप देख रहे हैं कि ये सारे प्रस्ताव बड़े ही सकारात्मक हैं। इसमें ये स्पष्ट कहा गया है कि भारत एकजुट रहेगा। यहाँ अंग्रेजों की अलगाववादी मंशा नहीं दिखाई देती है और इसीलिए राजनेता इस पर सहमत होते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग अंत तक नहीं मानती। कुल मिलाकर ई वाले ऑप्शन को हम देख रहे थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 19 आपको कह रहा है कि रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस किस तारीख को पूर्वी एशिया आए और उन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस का अध्यक्ष बनाकर और INA का नेता बना दिया गया। मतलब आज़ाद हिंद फौज के नेता के तौर पे उन्हें मान्यता दी गई। तो आपको ये बताना है कि ये तारीख कौन सी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है ना वो आज़ाद हिंद फौज से एकदम शुरुआत से नहीं जुड़े थे। जो युद्धबंदी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान और जर्मनी के द्वारा पकड़े जाते हैं वो युद्धबंदी असल में भारतीय फौजी रहते हैं जो कि ब्रिटेन की ओर से लड़ रहे थे। तो इन्हीं युद्धबंदियों को स्वतंत्र करा के और बाद में जापान और जर्मनी के सहयोग से इस फौज का गठन किया जाता है जिसमें कि भारतीयों का भी योगदान है और जापानी जो सेना नायक थे उनका भी योगदान है। नेताजी का जब नेतृत्व इस सेना को प्राप्त होता है, इस फौज को प्राप्त होता है, तो इन सैनिकों में नई जान आ जाती है। फिलहाल आपको बताना है वो डेट कौन सी थी। तो 19वें का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें 13 जून 1943 है। रास बिहारी बोस जो है वो सुभाष चंद्र बोस को आमंत्रित करते हैं और उसके बाद ये वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तारीख कौन सी है, बी वाले विकल्प को आप चुने और आगे चलें। 13 जून 1943। प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। INA के मुख्यालय को किस वर्ष रंगून अर्थात बर्मा में ट्रांसफर कर दिया गया, ये तारीख कौन सी थी। तो ये तारीख कौन सी थी, 1944 जनवरी की तारीख थी। ठीक है, जनवरी 1944। इसका जो सी वाला विकल्प है उसको हमने चुना। 21 को देखते हैं। 21 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ कथन दे रखे हैं। तो 29 अप्रैल 1939 कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया और 3 मई 1939 को इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन की घोषणा की। 1943 में बोस जी ने यानी नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी और जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से सुभाष चंद्र बोस जी ने 1941 में द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया था। इनके राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अब आप बताइए कि इसमें से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य सभी हैं, जितने कथन दिए हैं अक्षरशः सत्य हैं और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं जो कि हमेशा काम देता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो कि पूरे देश भर में आग की तरह से भड़क जाता है, तो उस समय भारत के प्रधान सेनापति कौन थे। प्रधान सेनापति का मतलब है कि अंग्रेजों की ओर से लीडर कौन था जो कि हमारे विरुद्ध था। तो अब बताइए इसमें वेवेल था, इरविन थे या फिर लिलिदगो था या फिर डलहौजी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, इसमें आप देखकर बताएं।
ये भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय है ये 1942 का है और इस समय जो भारत का प्रधान सेनापति था वो लॉर्ड वेवेल था, जो कि बाद में 1943 से लेकर 1947 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल की हैसियत से भी रहते हैं। तो यहाँ पर आपसे वायसराय नहीं पूछ रहा है और न गवर्नर जनरल पूछ रहा है, यहाँ पर आपसे जो प्रधान सेनापति का पद है वो पूछा जा रहा है। तो वेवेल का नाम आप चुनते हैं और वेवेल बाद में वायसराय बनकर आते हैं। तो ए वाले ऑप्शन को फिलहाल चुना और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखते हैं। कौन से दल ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग। अब इसमें आप देखकर बताएं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ई होगा। असल में भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन कुछ लोग नहीं कर रहे थे। अब इनके दिमाग में क्या चल रहा था ये सोचने वाली बात है। फिलहाल हिंदू महासभा भी इसके खिलाफ थी और कम्युनिस्ट भी इसके खिलाफ थे, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब भी, और मुस्लिम लीग तो खिलाफ रहेगी। वो कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग सुखी रहें। तो इसमें से आप देखें कि जो इसका ई वाला ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। मुस्लिम लीग के दिमाग में ये था कि देश तो देर सवेर आज़ाद होगा ही, अभी नहीं होगा तो 10 साल बाद होगा, लेकिन हमें अपना जो फ़ायदा है वो सिद्ध करना है। मतलब मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर यहाँ पर रहते रहते देश आज़ाद हो गया और यहाँ पे पार्टी का गठन वगैरह हुआ तो हमें कोई अच्छा पद नहीं प्राप्त होगा। मतलब वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वाला जो पद है वो हमें नहीं मिल पाएगा। तो ये काम तभी हो सकता है जब हम एक अलग देश बना लें, और अलग देश हम कहाँ से बनाएंगे? तो भारत को ही काटो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। 24वें क्वेश्चन में कहा गया कि सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप बताइए। तो सतारा से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? नाना पाटिल कर रहे थे कि मातंगिनी हाजरा कर रही थी? नाना पाटिल कर रहे थे। नाना पाटिल जो है वो सतारा में विद्रोहियों की कमान संभालते हैं। लक्ष्मण नायक जो है वो एक ग्रामीण थे और ये कोरापुल जो जनजातीय तबका है, मतलब जैमपुर जमींदारी के खिलाफ ये विद्रोह कर रहे थे। मातंगिनी हाजरा जो आप देख रहे हैं ये तामलुक की एक वृद्ध महिला थी जो कि किसान थी पेशे से, और गोली लगने के बाद भी ये तिरंगे झंडे को हाथ में कसकर पकड़ी रहती है। काफ़ी प्रचंड विद्रोही थी। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें नाना पाटिल हो जाएगा। तो हमने सी वाले ऑप्शन को चुना और इसके बाद 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति उस दल का प्रमुख सदस्य या सदस्य था, मतलब वो महिला भी हो सकती है, जिसने कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो ट्रांसमीटर केंद्र की स्थापना की थी। भूमिगत रेडियो का संचालन किसने किया था वो आपको बताना है। अब इसमें चित्तू पांडे का नाम दिया है, सुमति मोरारजी का नाम दिया है, रास बिहारी बोस हैं और सुचेता कृपलानी है। फिलहाल इसमें से जो अगर करेक्ट आंसर आप चुनेंगे तो ई हो जाएगा। ये प्रश्न यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है कि भूमिगत रेडियो का संचालन उस समय कौन कर रहा था। तो ये काम उषा मेहता के द्वारा किया जा रहा था। ये उस दल की एक प्रमुख सदस्य थी जो कि भूमिगत रेडियो के ट्रांसमिशन केंद्र की स्थापना करता था। तो इसमें से हम ई वाले विकल्प को चुनते हैं क्योंकि नाम यहाँ पर दिया नहीं था। 26 को देखते हैं। आज़ादी के आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में लोकप्रिय अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। और ग्वालियर टैंक मैदान भारत के कौन से शहर में है जहाँ से कि ये आज़ादी का एक महासंग्राम लॉन्च होता है? गांधी जी भाषण देते हैं और कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि भारत की पूरी जनता एकजुट हो, अलग अलग संघर्ष करने से कुछ नहीं होगा, सारे विचारों को एक रूप करना है। और सभी का आह्वान उन्होंने किया था कि निस्वार्थ भाव से अब देश आपको आह्वान करके बुला रहा है, आइए करिए या फिर मरिए। मतलब या तो देश को आज़ाद करिए और सफल हो जाइए, अमर कहलाइए, और नहीं तो देश की आज़ादी के संघर्ष में शहीद हो जाइए। तो ये बताइए। और इसके तत्काल बाद ही जो बड़े बड़े नेता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जो छोटे वाले हैं वो कमान संभाल लेते हैं। तो ये आंदोलन रुकता नहीं है। अब बताइए कि कहाँ से ये लॉन्च किया गया था? ये ग्वालियर टैंक मैदान कहाँ पे है? तो अगस्त क्रांति ये शुरू होती है मुंबई से। मुंबई का ये ग्वालियर टैंक मैदान था और इसमें से हम जो बी वाला ऑप्शन है उसको चुनेंगे और आगे चलेंगे। प्रश्न संख्या 27 में भी कहा गया कि किस मिशन की असफलता के बाद गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया था? ये कौन सा मिशन असफल होता है? तो उसके बाद गांधी जी अपना बीड़ा उठाते हैं। ये क्रिप्स मिशन था। ठीक है, क्रिप्स मिशन जो है वो असफल हो जाता है। उसके बाद गांधी जी जो है वो अपना तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन लॉन्च करते हैं जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। तो इसमें आप देखेंगे क्रिप्स मिशन को, भारत छोड़ो आंदोलन की बात हो रही थी, वो इसी के असफल होने के बाद प्रतिक्रिया में दिखाई देता है। 28वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में की गई थी? तो शुरुआत से ही विभाजनकारी मंशा थी, लेकिन मांग कब की जाती है? ये 22 से लेकर 24 मार्च 1940 का समय है और ये अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का लाहौर में, और अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना, ऑब्वियस सी बात है वही करेंगे। और उन्होंने कहा था कि वे एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहते। उन्हें देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं है, उन्हें उनका एक राष्ट्र चाहिए जहाँ पे वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की हैसियत से बन सके। तो फिलहाल इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? कराची होगा कि लाहौर होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा लाहौर। यहाँ हमने बी वाले ऑप्शन को चुना। इसके बाद 29वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि किसने मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 में की थी? मतलब मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए, इसको उन्होंने जाहिर कर दिया था 1930 में। ये काम किसका था? तो ये वाला जो कथन है और ये वाली जो मांग थी मोहम्मद इकबाल की थी। उनका अध्यक्षीय भाषण था इलाहाबाद अधिवेशन में और उन्होंने कहा था कि एक पृथक देश होना चाहिए। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। जब गंगा बह रही होती है ना तो हाथ धोने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाते हैं
और यहाँ भी वही बात थी। इसके बाद बटलर समिति, जिसे कि भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है, इसका गठन कौन से वर्ष में किया गया था? तो प्रश्न संख्या 30 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा सी वाला। 1927 में बटलर कमेटी गठित होती है और इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है। तो उल्टा अगर नाम देकर पूछ ले तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि भारतीय रियासत समिति इसमें से किसको कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत सरकार और भारतीय रियासतों के बीच में जो संबंध है, कैसे संबंध है, उसकी जांच पड़ताल करना। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? 1927। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ स्टेटमेंट, मतलब 4 कथन दिए हैं। कौन सा सही है, माफ कीजिए, कौन सा गलत है यानी असत्य है, उसकी तलाश आपको करनी है। तो ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी है, इसकी स्थापना होती है 1935 में। आचार्य नरेंद्र देव और जेपी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अशोक मेहता इसके सदस्य होते हैं, यहाँ आप देखिए। और अन्य सदस्यों में अच्युत पटवर्धन का नाम आप देख सकते हैं, मीनू मसानी है और बाकी लोग भी हैं। अब आप बताएं कि गलत कौन सा है। तो 31 जो आप देख रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। इसमें ऊपर वाला ही गलत दिया है। 1934 में ये स्थापित हुई थी, ना कि 1935 में। 34 यहाँ होगा, बाकी सब सही है। बाकी सब जो है ना वो सही है, लेकिन ए वाला गलत है। इसके बाद 32वें को देखते हैं। मध्य पाषाणकालीन स्थल है और उस स्थल का नाम आपको बताना है, जगह का नाम बताना है, जहाँ से एक ही कब्र के अंदर से 3 मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं। और विंध्य क्षेत्र का कौन सा ऐसा शिलाश्रय है यानी गुफावास है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त किए गए, मतलब गुफा के अंदर से बहुत सारे कंकाल प्राप्त किए गए हैं, वो जगह कौन सी है? तो पेयर में यहाँ आंसर दिया हुआ है, इस जोड़े को आप चुनिए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी को हमने चुना दमदमा और लेखैया। लेखैया से बहुत सारे मानव कंकाल प्राप्त किए गए हैं और ये दमदमा नाम की जगह है जहाँ से एक ही कब्र में 3 लोगों को दफनाया गया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 33 आपसे पूछ रहा था कि जंगली चावल का प्रमाण कौन से प्राचीन स्थान से प्राप्त हुआ है। और धान का जो ओराइजा सटाइवा प्रजाति है, इसका वैज्ञानिक नाम मतलब वानस्पतिक नाम हम पढ़ते हैं ना, ओराइजा सटाइवा, तो उसके प्रमाण कौन से प्राचीन स्थल से प्राप्त नहीं हुए हैं। जहाँ से नहीं हुए हैं वो भी साथ में आपको बताना है। तो असल में ये देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है और ये अलग अलग ही पूछे जा सकते हैं, एक साथ नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एक प्रश्न में 2 जो तथ्य हैं उन्हें शामिल किया गया है। ये आपके फायदे के लिए रिवीजन के उद्देश्य से बताइए। तो 33वां जो प्रश्न आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखिए डी वाला हो जाएगा। धान की प्रजाति जो ओराइजा सटाइवा है, इसका प्रमाण हमें मिलता है लहुरा देव से, कोलडेवा से, दमदमा से। इसके अलावा कुंझुन नाम की जगह है, वहाँ से भी प्राप्त होता है। लेकिन चौपानी मांडो जो है, वहाँ से जंगली चावल का प्रमाण प्राप्त होता है। तो अब इसमें हम चुनेंगे किसको? जो इसका डी वाला ऑप्शन है उसको, चौपानी मांडो और लंगनाज, डी वाले ऑप्शन को हमने चुना। इसके बाद 34वें नंबर के प्रश्न को देखिएगा। मानव द्वारा सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से अनाज का इस्तेमाल किया गया और किस धातु का प्रयोग मनुष्य के द्वारा तांबा धातु के बाद किया गया था? ये 2 चीज़ आपको बतानी है। तो 34 का राइट आंसर बी होगा। ठीक है, जौ का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया और इसका संस्कृत नाम है यव, बर्ली हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, और ये धातु है ब्रॉन्ज यानी कांसा। प्रश्न संख्या 35 में कहा जा रहा है कि मध्य पाषाणकालीन स्थल कौन सा है जहां से हिरण की 2 प्रजातियों के दांत प्राप्त किए गए हैं, दांत की प्राप्ति हुई है। और नवपाषाणकालीन स्थल कौन सा है जहां से हिरण की 3 प्रजातियों के अवशेष प्राप्त किए गए हैं, मतलब कुल मिलाकर हिरण की अलग अलग प्रजातियों के साक्ष्य मिले। तो ये जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ये वाला ही सही है। मध्य पाषाणकालीन स्थल जो महदाह और दमदमा है, यहाँ से 2 अलग अलग प्रजातियों के दांत प्राप्त किए गए हैं। और नवपाषाणकालीन स्थल है कोडेकाल, जहाँ से कि 3 प्रजातियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमने चुन लिया। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 36 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोहन घाटी से मानव आवास और कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए थे? और मानव आवास और कुल्हाड़ी के साक्ष्य कौन सी नदी के तट पर स्थित जो पहलगाम है वहाँ से प्राप्त किए गए थे? पहलगाम जो है वो कौन सी नदी के तट पे है, ये आपको बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा बी वाला। HD सांकलिया जो है उनके द्वारा सोहन घाटी से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त किए गए थे। और लिद्दर नदी जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, लिद्दर नदी है जिसके कि तट पे स्थित है पहलगाम, वहाँ से ये साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं, मतलब आपने देखा। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो हो जाएगा। बी को चुना और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। पूछा जा रहा है कि किसने सबसे पहले 1928 में सोहन घाटी में उत्खनन को शुरू किया था और KRU टाड ने 1930 में सोहन घाटी के कौन से स्थान पर उत्खनन किया था, मतलब कौन सा उसका क्षेत्र उत्खनित किया था। तो दोनों चीज़ आपको बतानी है। देखिए इसमें विकल्प, और इसका जो राइट आंसर है, देखिए DN वालिया जो है ना, उन्होंने 1928 में सोहन घाटी में सबसे पहले खुदाई करवाई थी। और उसके बाद KRU टाड जो है, उन्होंने सोहन घाटी में जो पिंडी घेब है उसका उल्लेख किया था। तो पिंडी घेब को आप चुनेंगे और साथ में किसको चुनेंगे? जो वाडिया जी हैं उनको चुनेंगे। तो सी वाला ऑप्शन एक साथ आपको मिल जाएगा। सी को आपने चुना। आगे बढ़ते, प्रश्न संख्या 38 पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए जो वाक्य हैं उनके बारे में सही विकल्प का चयन करिए। तो एक स्थान के बारे में कहा जा रहा है कि सोहन घाटी का एक ऐसा स्थान जहाँ से दक्षिण का विशिष्ट उपकरण हैंड एक्स यानी हस्त कुठार प्राप्त हुआ है, और इस स्थान को उत्तर और दक्षिण की परंपराओं का मिलन बिंदु भी कहा जाता है। तो ये जगह कौन सी है? ये मलकपुर है, कल्लार है, चौमुख है या चौंतरा है? इसमें से कौन सी जगह है? ये जो जगह है ना, ये डी वाला आप चुन लीजिए, चौंतरा है।
चौंतरा, मलकपुर, कल्लार और चौमुख ये सब सोहन घाटी में है और चौंतरा को ही मिलन स्थल माना जाता है। तो इसमें से हमने डी वाले विकल्प को चुन लिया। प्रश्न संख्या 39, कहा जा रहा है कि राजवंश और संस्थापक दिया है, गलत कौन सा है आप बताइए। तो हर्यक वंश की नींव बिंबिसार ने रखी थी, नंद वंश की नींव महापद्मनंद ने रखी थी, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और शुंगों की स्थापना वासुदेव ने की थी। तो इसमें आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। शुंग राजवंश की नींव किसने रखी थी? मौर्यों के कमांडर थे, सेनापति थे पुष्यमित्र, उन्होंने रखी थी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, राजवंश और राजधानियां दिया है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो शिशुनाग राजवंश की राजधानी वैशाली है, शुंगों की राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर है, पाटलिपुत्र जो है वो सातवाहनों की राजधानी और कुषाणों की राजधानी प्रतिष्ठानपुरी यानी पैठन। तो अब बताइए कि सही कौन सा है। देखकर मालूम हो रहा है कि कई सारे इसमें गलत हैं और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। शिशुनागों की राजधानी वैशाली बिल्कुल ठीक दिया है, बाकी जितने हैं सब गड़बड़ हैं। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र ही थी, वही मौर्यों की जो राजधानी थी वही थी, ठीक है, ए वाला सही था। और सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जबकि कुषाण जो लोग थे इनकी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर। इसके बाद 41वें प्रश्न में चलते हैं। राजवंश और संस्थापक दिया है, वाकाटक राजवंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, तोरमाड़ के द्वारा हूणों की नींव रखी गई थी, वर्धन राजवंश के संस्थापक कुजुल कडफिशस थे और चोल राजवंश को विजयालय ने स्थापित किया था। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि जो कुजुल कडफिशस हैं ये कुषाण वंश के संस्थापक थे। विम कडफिशस, कुजुल कडफिशस एकदम शुरुआती राजा है, बाद में कनिष्क, ठीक है। तो इसमें से वर्धन वाला जो ऑप्शन दिया है वो गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक हैं। वर्धन राजवंश को पुष्यभूति ने स्थापित किया था, तो इसमें से हमने सी वाले विकल्प को चुन लिया। इसके बाद 42वें प्रश्न को देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है कि मान्यखेत ये किन दो राजवंशों की राजधानी रही है। मान्यखेत ये दो डायनेस्टी जो है यहाँ पे रूल करती है राजधानी के तौर पे। तो बताइए कौन कौन से राजवंश हैं। और इसका अगर आप ऑप्शन देखें तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा। ये चालुक्य कल्याणी और राष्ट्रकूट, कल्याणी वाले चालुक्य थे, मान्यखेत इनकी राजधानी थी। अच्छा, बादामी के जो चालुक्य थे उन्होंने वातापी को राजधानी यानी बादामी को ही राजधानी बनाया था। और द्वार समुद्र जो है ये होलसेओं की राजधानी थी, लेकिन राष्ट्रकूटों ने भी मान्यखेत को ही राजधानी बनाया था और इसीलिए हमने बी वाले विकल्प को चुना है। और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 43 को देखते हैं। सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहली बौद्ध संगीति महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है, दूसरी वाली वसुमित्र की अध्यक्षता में होती है, तीसरी वाली जो है वो सबाकामी की अध्यक्षता में होती है और चौथी वाली जो बौद्ध संगीति है वो मोगली बुत्तिस की अध्यक्षता में होती है। अब आप बताइए करेक्ट कौन सा है। तो 43 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पहली वाली जो बौद्ध संगीति है वो महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है, यही एकमात्र सही दिया है। बाकी दूसरी वाली जो है वो सबाकामी की अध्यक्षता में होती है, तीसरी वाली मोगली बुत्तिस की और वसुमित्र और अश्वघोष की निगरानी में होती है चौथी वाली। प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बौद्ध संगीति और आयोजन स्थल दिया है, इसमें से सही कौन सा है आप बताइए। तो अगर आप 44वें प्रश्न को देखें तो इसमें डी वाला जो ऑप्शन है वही एकमात्र ठीक दिया है, बाकी सब उल्टे सीधे हैं। पहली वाली जो बौद्ध संगीति है डी को पहले चुन लीजिए। इसी में बौद्ध धर्म दो भाग में डिवाइड हो जाता है, हीनयान और महायान, और ये कश्मीर में हुई थी, कुंडलवन में। पहली वाली बौद्ध संगीति ये पाटलिपुत्र में नहीं होती है बल्कि राजगीर में होती है, दूसरी वाली जो है वो वैशाली में होती है और तीसरी वाली अशोक के समय में पाटलिपुत्र में होती है। प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, दूसरी वाली जैन संगीति वल्लभी में हुई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जैन संगीति की बात हो रही है। और पहली जैन संगीति 320 ईसा पूर्व में आयोजित हुई थी और दूसरी वाली का आयोजन 453 से लेकर 466 के बीच में किया गया था। एग्जैक्ट डेट यहाँ पे कंफर्म नहीं की गई। तो आपको ये बताना है कि गलत कौन सा है। गलत इसका सी वाला है, जो पहली जैन संगीति की तारीख दी हुई है। पहली जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में होता है, वो ठीक दिया है। और ये जो पहली वाली जैन संगीति है ये 310 में आयोजित की गई थी, 310 ईसा पूर्व की बात थी, न कि 320। तो ये जो डेट है ना ये गलत दी है, सी वाले विकल्प को हमने चुना, बाकी ठीक है। प्रश्न संख्या 46 को देखते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलान किया है, सही का तलाश आपको करनी है। तो पहले जो जैन तीर्थंकर थे उनका नाम था अभिनंदन नाथ, ऐसा दिया हुआ है। दूसरे वाले जैन तीर्थंकर अजित नाथ थे, तीसरे वाले ऋषभ नाथ थे और चौथे वाले जो थे वो संभव नाथ थे। अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। तो एकमात्र जो बी वाला ऑप्शन है दूसरे जैन तीर्थंकर का अजित नाथ का, वो ठीक दिया है, बाकी जितने हैं वो सब गलत दिए हैं। पहले जैन तीर्थंकर आप भी जानते हैं कि ऋषभ देव या आदिनाथ थे, दूसरे वाले अजित नाथ थे, तीसरे वाले संभव नाथ थे और चौथे वाले अभिनंदन नाथ थे। प्रश्न संख्या 47 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ पे की टर्म्स यानी मुख्य शब्द दिए हैं और उनका मतलब दे रखा है और ये सारे शब्द जो है ये जैन धर्म से संबंधित हैं। तो आप बताइए कि सही मिलान कौन सा है। तो बसादी जो शब्द है ना जैन धर्म में इस्तेमाल होता है, बसादी, ये शुद्धिकरण की अवस्था को कहा जाता है। अवधिजन जो शब्द है ये जैन मठीय व्यवस्था के बारे में है। गांधार शब्द जो है ये महावीर के शिष्य के लिए इस्तेमाल होता है और गुणस्थान शब्द जो है ये उत्तम मानव बोध के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। 47 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी वाले ऑप्शन को पहले चुन लेते हैं। गांधार शब्द जो है ना ये महावीर के प्रमुख शिष्य के लिए इस्तेमाल होता था, बाकी बसादी जो है ये जैन मठीय व्यवस्था को कहा जाता था। अवधिजन जो है ये उच्चतम मानव बोध के लिए इस्तेमाल होता था और शुद्धिकरण की अवस्था को कहा जाता था गुणस्थान। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं।
अशोक के कुछ स्तंभ लेख यहाँ दिए हुए हैं। पहला स्तंभ लेख जो है वो लोगों के कल्याण की बात करता है। तीसरा स्तंभ लेख जो है वो सामाजिक संहिता की बात करता है। छठवां वाला जो है वो आत्मा और पाप के बारे में बताता है। सातवां वाला स्तंभ लेख जो है वो धर्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में बताता है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। 48 डी वाला ऑप्शन इसका हो जाएगा। एकमात्र जो सातवां वाला स्तंभ लेख लिखा हुआ है ना वो ठीक है, बाकी जितने हैं वो सब गड़बड़ है, तो हमने डी को चुन लिया। देखिए इसमें जो ए वाला है इसमें तीसरा स्तंभ लेख जो है वो सामाजिक संहिता की बात करता है और तीसरा स्तंभ लेख जो है उसी में आत्मा और पाप की भी चर्चा है। छठवें वाले में लोगों के कल्याण की बात है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 49 को देखते हैं। 49वें में कहा जा रहा है कि शाहबाजगढ़ी और एक जगह और है जहाँ पे अशोक के अभिलेख एक खास लिपि में पाए गए हैं। तो लिपि का नाम आपको बताना है और एक जगह जिसका नाम यहाँ पर नहीं दिया है वो जगह का नाम भी आपको बताना है, यानी दो चीज़ें खोजनी है। तो बताइए इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। देखिए इसका मानसेहरा और खरोष्टी वाला जो ऑप्शन है ना वो सही है। शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा से हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है और वो किस लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी में लिखा गया है। प्रश्न संख्या 50 को देखते हैं। कंधार अभिलेख का निर्माण निम्नलिखित में से कौन सी लिपि का प्रयोग करके किया गया है, मतलब उसमें कौन सी स्क्रिप्ट का यूज हुआ है, आपको असल में ये बताना है। तो बताइए कंधार अभिलेख जो है ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, पहली चीज़, और इसमें यूनानी लिपि और आर्माइक लिपि का इस्तेमाल किया गया है जो कि सीरिया की भाषा की लिपि थी। भाषा और लिपि 2 चीज़ें होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो फिलहाल आर्माइक लिपि का नाम था और ये सीरियन लैंग्वेज थी, मतलब सीरियन लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती थी। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, यूनानी को चुनेंगे क्योंकि आर्माइक तो यहाँ पर दिया नहीं, ठीक, तो दिया नहीं है तो इसलिए हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। इसके बाद 51 को देखते हैं। वर्ष 1934 पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे, ये आपको बताना है। समय दे दिया है, आपसे पूछा जा रहा है संयोजक का नाम। तो अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे और ये महासचिव रहते हैं और अध्यक्ष चुना जाता है आचार्य नरेंद्र देव को। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, यहाँ संयोजक का नाम पूछा जा रहा है तो हम जयप्रकाश नारायण यानी सी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 52वें नंबर के क्वेश्चन को देखें। गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन कौन सी तारीख को यरवदा जेल में रहते हुए शुरू किया था, जो सांप्रदायिक अवार्ड मतलब कम्युनल अवार्ड रैमजे मैकडोनाल्ड का आ गया था, जिसमें कि दलितों को भी अलग करने की कोशिश की गई, उसके विरोध में गांधी जी ने भूख हड़ताल की थी। बाद में अंबेडकर के साथ इनका समझौता होता है। तो बताइए कि ये कब से शुरू किया गया था। तो 52वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, इसमें डी हो जाएगा। ये आमरण अनशन जो गांधी जी का था पहला, ये 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में शुरू होता है। तो 20 सितंबर 1932 यानी जो डी वाला विकल्प है वो इसमें परफेक्ट है। प्रश्न संख्या 53 को देखते हैं। बिहार के हजारीबाग क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार तथा उसको लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है, ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। ई वाला ऑप्शन चुनते हैं। और क्यों चुना ई वाले को, तो इसमें देखिए बोंगा माझी और सोमरा माझी, ठीक है, बोंगा माझी और सोमरा माझी दोनों ही नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। इन्होंने हजारीबाग क्षेत्र में जो आंदोलन चला था उसको फैलाने में अहम रोल निभाया था। तो एक से ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहे थे, सी और डी दोनों था। इसके बाद 54वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। वायकोम सत्याग्रह की बात की जा रही है, किसके द्वारा इसको शुरू किया गया था, आपको ये बताना है। वायकोम सत्याग्रह आप बताइए। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, के केलप्पन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। के केलप्पन जो है वो इसके सूत्रधार रहते हैं और ये कांग्रेसी नेता थे के केलप्पन ने नायर। और नमक कानून जो सरकार की ओर से चलाया गया था उसी के विरोध में ये पन्नायूर तक यात्रा भी करते हैं, नमक कानून तोड़ने वाली। इसके बाद 55वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि साइमन कमीशन जो कि 27 मई 1930 को अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो उसकी सिफारिशें यहाँ पर दी हुई है, रिकमेंडेशन दे रखी है। आपको गलत वाली सिफारिश की यहाँ पे तलाश करनी है। तो बताइए उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए, ये साइमन कमीशन ने कहा था। प्रांतीय विधानमंडलों में सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। गवर्नर जनरल अल्पसंख्यक जातियों के हितों का ध्यान रखे, ऐसा इसमें कहा गया था। और बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, उड़ीसा और सिंध को अलग प्रदेश का दर्जा मिल जाए, ऐसा कहा गया था। तो बताइए गलत कौन सा है साइमन कमीशन के बारे में। और इसमें देखें तो साइमन कमीशन के बारे में जितने भी यहाँ स्टेटमेंट दिए हुए हैं सब के सब सत्य हैं। और उससे भी ज़्यादा कड़वी हकीकत ये है कि साइमन कमीशन की इन्हीं रिकमेंडेशन के आधार पे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है। उसमें ज़्यादातर बातों को शामिल किया जाता है और फिर उसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो अधिकतर अनुच्छेद हैं उसको ढांचे के तौर पर अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल किया गया है, यानी वो आज भी हमारे साथ चल रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 56। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संयुक्त रूप से इंडिपेंडेंट फॉर इंडिया लीग की स्थापना की गई थी। दोनों लोग एक साथ काम कर रहे थे और बड़े मेलजोल के साथ। तो बताइए कि ये कौन सा वर्ष था। तो ये था, आप देखें इसमें सी वाले को 1928 में इन्होंने एक साथ दोनों लोग जो है वो मिलकर स्थापित करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग। और इसमें डोमिनियन स्टेट्स की आगे की जो मांग है, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है, उसको मुखर करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें से हमने 1928 को चुना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो मतभेद थे ना वो गांधी जी के साथ थे, नेहरू जी के साथ नहीं थे। दोनों जने के जो विचारधारा थी वो काफ़ी हद तक मेल खाती थी। बस ये है कि नेताजी जो थे वो गर्म दिमाग के थे, मतलब गर्म दल वाले जैसे विचारधारा होती है, क्रांतिकारी उग्र विचारधारा होती है, वैसे थे। जुनून के साथ काम करना उनको पसंद था।
और शांति के साथ काम करने वाले लोग जो थे वो इन्हें पसंद नहीं कर पाते थे, मतलब इनके विचारों का बहिष्कार करते थे, जबकि उद्देश्य दोनों का अच्छा था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में कितने वर्ष पर इनकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था, और उससे पहले ही साइमन कमीशन आ जाता है, तो ये वर्ष कितना था, मतलब कितने साल बाद इसकी समीक्षा करनी थी। तो इसमें अगर आप देखें तो 10 साल पर ये 10 साल की समीक्षा पर इसे निर्धारित किया गया था कि 10 साल बाद एक कमेटी या कमीशन गठित किया जाएगा और इसको परखा जाएगा कि भाई जो माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है यानी 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो कितना सफल रहा। लेकिन 10 साल से पहले ही साइमन कमीशन आ जाता है और बखेड़ा खड़ा हो जाता है। तो 10वें नंबर जो बी वाला ऑप्शन है 10 साल वाला, उसको हम चुन लेते हैं। इसके बाद 58वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य कौन थे, बताइए। तो हिंदू महासभा के संस्थापक सदस्य मदन मोहन मालवीय थे। ठीक, डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। और हाँ, इसमें आप देखें ये वाला डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। कौन सा सही नहीं है, कथन नीचे वाला देखिए। अब ये 59वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। भारत का पहला इस्पात संयंत्र जो है ये 1907 में जमशेदजी नौसरवान जी टाटा के द्वारा बिहार के साकची नाम के जगह पे स्थापित किया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है, बल्कि ये बहुत तरह के लोगों का मिला जुला एक बहुत बड़ा सा समूह है। और पीएम बापट ने मुल्शी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था 1922 में। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष MC राजा थे। अब बताइए कि इसमें गलत कौन सा है। 59 को आप पूरा का पूरा देख रहे हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। जितने स्टेटमेंट आप देख रहे हैं सब के सब 100% सही है। और ये सारे प्रश्न सारे स्टेटमेंट जो है ना वो एक एक प्रश्न आपको बनाकर देने में सक्षम है। मतलब ये 4 जानकारियां हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी के सत्याग्रह के जो सिद्धांत है उसमें कौन सी चीज़ नहीं शामिल है। तो सत्यवादिता उसमें शामिल नहीं है, अहिंसा नहीं शामिल है, विरोध नहीं शामिल है, या फिर निडरता नहीं शामिल है। तो गांधी जी के जो सिद्धांत आप देखते हैं उसमें आप ध्यान से देखें तो विरोध नहीं शामिल है। हालांकि अहिंसा के तरीके से भी ये विरोध ही करते थे, लेकिन विरोध को ये प्रत्यक्ष तौर पे नहीं अपनाते थे। विरोध का मतलब इनका हिंसा से था, तो ये इनके सिद्धांतों में नहीं था, बाकी सब था। प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। 61 में कहा गया कि तहकीक-ए-हिंद यानी किताबुल हिंद का सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था, और ये अनुवाद किसने किया था, बताइए। तो विकल्प आसान है, इसमें आप आराम से पकड़ सकते हैं। और 61 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सचाऊ। सचाऊ के द्वारा इसका सबसे पहले अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। तो इसमें आप सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। 62वें प्रश्न को देखें। इसमें कहा गया कि कुव्वतुल इस्लाम ये मस्जिद है जो कि इस्लामिक पद्धति द्वारा भारत में बनने वाली पहली मस्जिद है, और इसको बनवाया किसने था। तो कुव्वतुल इस्लाम को किसने बनवाया था, देखकर बताइए। राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये इस्लामिक पद्धति से बनने वाली भारत की पहली मस्जिद है। और बनी कैसे थी, तो आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जब पृथ्वीराज तृतीय यानी राय पिथौरा जो थे, राय पिथौरागढ़ इन्हीं के नाम पे बसाया गया था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को ही राय पिथौरा कहा जाता है, तो ये नाम भी पूछा जा सकता है। फिलहाल उनके स्थान पे बनी हुई है। दूसरी मस्जिद जो बनी है 2.5 दिन का झोपड़ा, ये तो कुव्वतुल इस्लाम को आप देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में बनवाई गई। आगे इसमें चलते हैं। कुल मिलाकर इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। 2 स्थायी इमारतों को तोड़कर इन मस्जिदों का निर्माण करवाया गया था, मतलब कुव्वतुल इस्लाम का भी और 2.5 दिन का झोपड़ा भी। तो आप ये बताएंगे कि ये कौन सी इमारतों के अवशेषों पर बनी हुई है। इसके बाद 63वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। मुक्ता और वली ये दोनों जो चीज़ें हैं इनके द्वारा सैनिकों के वेतन के कमीशन काटने की कुप्रथा को बंद कर दिया गया था। तो अब बताइए कि जो सैनिकों का वेतन था उससे कमीशन काटने की परंपरा को बंद किसने किया था, मुक्ता और वली के द्वारा। ये काम किसने किया था, तो करेक्ट आंसर इसमें कौन सा होगा, गयासुद्दीन तुगलक। उदारता वाला थोड़ा सा काम इसने किया था, तो बी वाले ऑप्शन को हमने देख लिया। इसके बाद 64वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। घटोली का युद्ध, ये जो घटोली का युद्ध है ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो कभी कभी दोनों पक्षों का नाम पूछ लिया जाता है, आपको मालूम होना चाहिए। कब लड़ा गया था ये बताइए। तो घटोली का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1517 से लेकर 1518 के बीच में, और इसमें इब्राहिम लोदी हार गया था। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा, डी वाला हो जाएगा। डी वाले विकल्प को हमने चुन लिया और आगे बढ़ते हैं। 65वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार अमीर खुसरो ने नहीं किया था, बताइए। इसमें जो बाजों के नाम दिए हैं कौन सा होगा, तो हारमोनियम जो है ना इसको अमीर खुसरो ने नहीं खोजा था, बाकी जितने हैं वो सब खुसरो के द्वारा खोजे हुए बाजे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 66 को देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि किसने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इसमें 1857 के विद्रोह को आज़ादी की पहली लड़ाई कहा है। ये किताब किसकी है, तो ये आज़ादी की पहली लड़ाई कहने वाले व्यक्ति कौन थे, BD सावरकर थे, विनायक दामोदर सावरकर। डी वाले ऑप्शन को हमने चुन लिया। 67वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 67 में कहा गया कि भारत में किसान आंदोलन का सही कारण कौन सा नहीं है। कृषि भूमि का कम किराया नहीं है, या औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ, या औपनिवेशिक प्रशासनिक और न्यायिक प्रणाली, भूमि में भीड़ भाड़ के लिए जिम्मेदार जो अग्रणी हस्तशिल्प है उसकी बर्बादी। कुल मिलाकर बात यह है कि ये जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं आपको ये बताना है कि किसान आंदोलन का सही कारण कौन सा नहीं है, मतलब किसकी वजह से किसान आंदोलन नहीं होता है, ये आपको चुनना है।
तो 67वां जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर होगा ए, कृषि भूमि का कम किराया। ये कारण नहीं हो सकता। मतलब ये हुआ ना कि भारतीय किसानों की जो दुर्बलता है वो कृषि संरचना में परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम है, और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियां तो सबसे ज़्यादा सताती हैं। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं, बाकी सब कारण थे। इसके बाद 68वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को, माफ कीजिए, हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से नहीं जाना जाता है? सिंधु सभ्यता नहीं कहा जाता है, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन नहीं कहा जाता है, पहली नगरीय सभ्यता नहीं कहा जाता है, या ताम्रवती कल्चर नहीं कहा जाता है? तो इसे ताम्रवती संस्कृति नहीं कहा जाता है। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लिए आप कहीं भी ताम्रवती संस्कृति का नाम नहीं देखते हैं। ठीक, तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को देख लेते हैं और उसके बाद 69वें प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया कि एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताइए गलत कौन सा है। तो सितंबर 1916 में कलकत्ता में इसकी स्थापना बेसेंट जी के द्वारा की जाती है। इसकी 200 शाखाएं पूरे भारतवर्ष में खोली जाती हैं। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से जो न्यूज़पेपर इनके द्वारा पब्लिश किए गए थे उसमें इस लीग का प्रचार किया गया था। और होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष, और यहाँ आप देखें एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित जो होम रूल लीग थी उसके पहले अध्यक्ष ये सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे। ठीक है, अरुंडेल इसके सचिव थे। अब इसमें आप बताइए कौन सा असत्य कथन है। तो इसमें देखें तो जो स्थापना की जगह दी हुई है वो गलत दी है। कलकत्ता में स्थापना नहीं होती है, इसकी स्थापना कहाँ पे होती है? मद्रास में होती है। तो वेन्यू ही गलत दे रखा है, इसमें ए वाला ऑप्शन गलत है, बाकी जितने हैं वो सब सही हैं। सही जानकारियों को आप इकट्ठा कर लीजिए। 70वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि तिलक की जो होम रूल लीग थी, दोनों जने होम रूल लीग चलाते हैं, तो इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अप्रैल 1916 में ये स्थापित होती है। इसकी शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार में खोली गई थी। तिलक के समाचार पत्र थे मराठा और केसरी, इसके माध्यम से ये अपनी लीग का प्रचार करते थे। और इसके पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा और सचिव थे एनसी केलकर। तो अब आप बताइए कि तिलक की होम रूल लीग के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अब यहाँ पे सत्य की तलाश आपको करनी है, तो आप देखकर बताएं। और इसमें तो आपको ई चुनना पड़ेगा क्योंकि जितने भी दिए हैं ना वो सब सत्य हैं, जितने भी कथन हैं वो सारे के सारे सही हैं। तो आप आराम से ई वाले विकल्प को चुनेंगे और 71 को देखेंगे। कहा जा रहा है कि हार्डिंग बम कांड जो था उससे संबंधित कुछ कथन दिए हैं, सत्य कौन सा है बताइए। तो 19 व्यक्तियों को इस मामले में अभियुक्त बनाया गया था। और हार्डिंग बम कांड जो है ये दिल्ली षड्यंत्र केस के रूप में जाना जाता है, ऐसा कहा गया। 4 लोगों को फांसी दी गई और 2 को 7 वर्षों के लिए कारावास दिया गया। दीनानाथ जो है वो सरकारी गवाह बन गए थे। अब बताइए कि सत्य कथन कौन सा है? तो 71 का भी ई हो जाएगा। असल में ई को चुनने के पीछे रीज़न ये है कि इसमें ए को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी कथन है वो सही हैं और हमें सत्य चुनना था। ठीक, ए को अगर हम निकाल देते हैं तो बाकी जितने स्टेटमेंट है वो परफेक्ट है, तो एक से ज़्यादा सही है, इसलिए हमने ई को चुना। इसके बाद 72 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 आपसे पूछ रहा है कि अहरार आंदोलन कौन से वर्ष में शुरू किया गया था? अहरार आंदोलन की डेट आपको बतानी है। तो ये जो समय है ये 1906 का है और इसके नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली का नाम आता है। इसके अलावा हकीम अजमल खां हैं और नवाब नजरुल हक हैं, मौलाना जफर अली खां हैं। इस तरह से नाम आप देखते हैं। फिलहाल करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसमें 1906 हो जाएगा। तो 1906 वाला ऑप्शन जो है वो दिया नहीं है और इसीलिए हम ई को चुन लेते हैं। 1906 वैसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या से जुड़ा हुआ था? तो कैनेडी की हत्या से किसका नाम जुड़ता है? इसमें तो कोई नाम भी जो है, इसमें जितने भी नाम दिए हुए हैं जैसे कि आप देखें शचींद्रनाथ सान्याल का नाम दिया है, खुदीराम बोस भी हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी हैं। तो इसमें आप एक को नहीं चुन सकते, किसी एक को चुनना रहे तो आप नहीं चुन सकते। तो इसमें से ई वाले विकल्प को चुन लेते हैं क्योंकि 2 क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चंद्र चाकी थे। और 30 अप्रैल 1908 को कैनेडी की हत्या ये कर दी जाती है। तो कुल मिलाकर ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं, एक से ज़्यादा वाला। ठीक, ये हमने दोनों को पकड़ा और इसीलिए ई को चुना। 74वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो जतिन दास जो है ये लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाते हैं। बीना दास जो है ये गवर्नर जैक्सन पर गोली चलाते हैं दीक्षांत समारोह में, मतलब चलाती हैं। और सर सैयद अहमद खां जो है ये इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। भगत सिंह स्मारक जो है ये फिरोजपुर में है, मतलब इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? फिरोजपुर में है। तो अब बताइए कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है? करेक्ट आंसर इसका ई हो जाएगा क्योंकि जतिन दास जो है वो लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत ही गिरफ्तार किए जाते हैं। बीना दास जो है ये गोली चलाती है, ये सही है गवर्नर जैक्सन पे। और सर सैयद अहमद खां के द्वारा भी स्थापना की जाती है, वो ठीक दिया है। और फिरोजपुर में जो स्मारक है भगत सिंह का वो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर जितने भी कथन है वो सभी सही है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं वाला जो विकल्प है यानी ई वाला उसको हम चुनते हैं, अर्थात कोई भी गलत नहीं है, सबके सब सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 75। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बताइए। तो भारत माता समिति की स्थापना होती है 1904 में, ऐसा दिया हुआ है। और भीकाजी आंदोलन जो है ये चलता है 1902 में। गदर पार्टी की स्थापना होती है 1911 में। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जो है ये जापान में स्टैब्लिश होती है 1942 में। तो अब आप बताएंगे कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिए, गदर पार्टी की स्थापना 1911 में नहीं बल्कि 1913 में हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध के दौर में। तो इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। सी वाला गलत है, बाकी जितने हैं वो सही है। 76 को देखते हैं। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका।
हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1905, इससे संबंध किसका है इसमें आपको ये बताना है। इसमें स्थापना का समय दे दिया है तो वो भी आप ध्यान देंगे। और इसमें अगर आप नाम देखें तो हेमचंद्र घोष का नाम है, वांची अय्यर भी हैं, अश्वनी कुमार दत्त हैं, लेकिन आप चुनेंगे ई वाले को क्योंकि सोहन सिंह भाकना का संबंध है हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से। तो इसमें से कोई भी नाम जो है वो मैच नहीं कर रहा था, इसलिए हमने ई को चुन लिया। 77, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो 11वां अधिवेशन जो होता है उसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, 15वें अधिवेशन के अध्यक्ष थे रमेश चंद्र दत्त, 20वें के थे हेनरी कॉटन और 22वें के थे रासबिहारी घोष। तो बताइए गलत कौन सा है। अब इसमें अगर आप देखें तो डी वाला जो है वो गलत है। 22वें अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं और ये जो अधिवेशन है ये 1906 में होता है कलकत्ता में। तो इसमें से हम करेक्ट आंसर चुनेंगे डी वाले को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 78, कांग्रेस के 10वें अधिवेशन जो कि 1894 में मद्रास में हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी, आपको ये बताना है। तो इसमें आप नाम देख रहे हैं और करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसका, ई हो जाएगा। ई हमने क्यों चुना, तो देखिए इसमें फिर नाम जितने भी आपने देखे, देखिए 10वां अधिवेशन जो है ना इसको अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता प्रदान की थी और अल्फ्रेड वेब का नाम इसमें कहीं दिया नहीं है। 79 को देखते हैं। 79 में पूछा गया कि बंग भाषा प्रकाशिका सभा जो है ये 1836 में स्थापित हुई थी, बताइए सत्य है या नहीं। और पूना सार्वजनिक सभा जो है वो 1870 में स्थापित हुई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो है इसकी स्थापना का समय है 1851 और लैंड होल्डर सोसाइटी जो कि जमींदारों का एसोसिएशन था ये 1855 का है। तो बताएं गलत कौन सा है। गलत इसका डी वाला है जो जमींदारी एसोसिएशन दे रखा है। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में होती है न कि 1855 में। तो ये जो दे रखा है ना ये गलत है, 1838 यहाँ पे होगा 38। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, इसमें कहा जा रहा है कि मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठनों के बारे में कुछ विकल्प दिए हैं, असत्य का चयन आपको करना है। तो तयूनी मूवमेंट जो है ये फरीदपुर बंगाल में हुआ था, फराइजी विद्रोह हुआ था ढाका में, नवाद दल उलेमा जो होता है ये कानपुर का है और दारुल उलूम जो है ये अलीगढ़ का है। तो अब इसमें आप बताइए कि असत्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 80 और राइट आंसर इसका ई होगा क्योंकि फरीदपुर बंगाल 1819 ये फराइजी आंदोलन की तारीख है, इसमें असत्य की तलाश आपको करनी। और तयूनी वाला जो है वो ढाका का है, यहाँ उल्टा दिया हुआ था। बाकी नवाद तल उलेमा वाला जो है वो लखनऊ का है और दारुल उलूम जो है ये सहारनपुर का है। तो इसमें एक से ज़्यादा जो गलत विकल्प है वो मौजूद हैं और इसलिए हम ई विकल्प का चयन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए। 1832 में साप्ताहिक पत्र है और इसका नाम है दर्पण। प्रकाशन किसने शुरू किया था वो आपको बताना है। तो गोपाल हरि देशमुख का नाम है, नारायण मल्हार जोशी है, बाल शास्त्री जाम्बेकर हैं, एमजी रानाडे हैं। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, ये बाल शास्त्री जाम्बेकर थे। ठीक है, बाल शास्त्री जाम्बेकर को आप चुनेंगे और बॉम्बे में पत्रकारिता के माध्यम से ये समाज सुधार का मार्ग प्रशस्त करते हैं और इन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया जाता है। इसके बाद 82वें नंबर के प्रश्न को देखें। मुगल कालीन चित्रकला के बारे में 4 स्टेटमेंट है। कहा गया कि इसमें से सत्य कौन सा है बताइए। तो चित्रकला विभाग की स्थापना सबसे पहले अकबर के द्वारा की जाती है। जहांगीर मुगल कला का मतलब मुगल चित्रकला का सबसे बड़ा पारखी माना जाता है। मुगल चित्रकारों को उस्ताद की उपाधि दी जाती थी और चित्रों का एल्बम जो था उसको मुरक्का कहा जाता था। तो अब आप बताइए कि इसमें से सत्य कौन सा है। तो सत्य जितने भी हैं वो सब हैं, जितने भी कथन दिए हैं वो सब सत्य हैं और इसीलिए हम डी वाला, इसमें जो ई वाला ऑप्शन है उसको चुनते हैं। ई वाला विकल्प चुनने का मतलब है कि सब सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि साहसी डाकू और पहाड़ी चूहा ये शिवाजी को उपाधियां दी गई थी, मतलब शिवाजी को चिढ़ कर किसी ने कहा था, उनकी वीरता से तंग आकर कहा था। तो ये कथन किसका था, राजा मान सिंह का था कि शाहजहां का था कि औरंगजेब का था कि टोडरमल का था। तो ये जो कथन है ना ये औरंगजेब का था, औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था शिवाजी ने। तो इसमें से आप देखें जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। 84 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि शेर शाह सूरी के बारे में कुछ सुधार यहाँ पर दिए हुए हैं, मतलब उसके द्वारा किए हुए कुछ सुधार। 5 साल के शासनकाल में इसने वो कर दिखाया जो कि लंबी शासन अवधि में शासक नहीं कर पाते हैं। तो बेजोड़ प्रशासक ये था, लंबी इसके पास एक अनुभव की लिस्ट थी और उसके आधार पर इसने बहुत अच्छे काम किए। तो आप बताएं सैन्य सुधार इसने किया था, मुद्रा प्रणाली सुधारी थी, प्रशासनिक सुधार किया था। कौन सा सुधार शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, तो ये तीनों ही किए गए थे, बल्कि इतना ही नहीं बहुत तरह के सुधार किए गए थे जो कि इसमें शामिल नहीं है, लेकिन फिलहाल जो दिया है वो सब सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। समाचार पत्र और संपादक दे रखा है और इसमें कहा जा रहा है कि इंडियन मिरर के संपादक थे एन एन सेन और सुधारक जो समाचार पत्र है ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संपादित किया गया था। द बंगाली के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक थे दादा भाई नौरोजी। बताएं सही कौन सा है। तो 85 करेक्ट आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। ये जितना भी दिया है वो सभी सही है। तो नॉन ऑफ द एबव और ऑल ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है, यानी ऑल ऑफ द एबव वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुनते हैं। 86 को देखते हैं। आर्य समाज में फूट पड़ जाती है, मतलब इसमें बाद में एकजुटता नहीं रहती है, तो उसके पीछे क्या रीजन था। मांसाहार के प्रश्न पे ऐसा होता है या फिर पुजारियों के ब्रह्मचर्य की विचारधारा पर ऐसा जो मतभेद है वो पैदा होता है। अन्य धर्मों के लोगों का हिंदू धर्म में परिवर्तन करना शुरू किया जाता है, ऐसा कुछ विरोधाभास होता है। या विधवा पुनर्विवाह की बात पे एक राय नहीं हो पाती है। असल में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये कई टुकड़ों में बंटता है।
तो मांसाहार के प्रश्न पे इसमें विभाजन होता है। मतलब होता यह है कि 1875 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है, वेदों का प्रचार किया जाता है, ब्रह्मचर्य के आदर्शों पर जोर दिया जाता है। लेकिन बाद में मांस खाने का जो सवाल था ये 1893 में पंजाब में 2 हिस्सों में आर्य समाज को बांट देता है और मांस से परहेज करने वाला जो समूह था उसको महात्मा कहा गया और जो मांस का उपयोग करने वाले लोग थे वो कल्चर्ड पार्टी के नाम से जाने गए। तो इस तरीके से फिलहाल इसमें जो ए वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 87 में कहा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है बताइए। तो हाली पद्धति जो है इसका संबंध बधुआ मजदूरी से है, दुबला हाली। और शारदा मणि राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, मतलब राम मोहन राय जी की पत्नी थी। राजा की उपाधि, ये कोई रजवाड़े नहीं थे, राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी अपने फायदे के लिए। और ज्योतिबा फुले ने सतारा में बहुजन समाज की शुरुआत की थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। तो आप ये बताएंगे कि इसमें से गलत कौन सा है। गलत इसका अगर देखें तो ई वाला हम चुन लेते हैं। मतलब ये है कि इसमें कई सारे जो स्टेटमेंट है वो गलत है, मतलब ई वाले को हमने चुना है तो एक से ज़्यादा इसमें गलत है। हाँ, ये आप देख रहे हैं शारदा मणि जो नाम दिया हुआ है, तो शारदा मणि किसकी पत्नी थी? ये आचार्य रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो इसमें नाम ही गलत दिया है, राम मोहन राय की ये पत्नी नहीं थी। मुकुंदराव पाटिल जो है ये सतारा में बहुजन समाज की शुरुआत करते हैं 1910 में, और यहाँ दे रखा है ज्योतिबा फुले। तो एक से ज़्यादा कथन इसमें गलत है और इसलिए हमने ई को चुना है। 88वें प्रश्न को देखते हैं, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी और बंगाल आंदोलन, यंग बंगाल आंदोलन, ये कब शुरू किया गया था ये आपको बताना है। 2 चीज़ें। तो प्रश्न संख्या 88 करेक्ट आंसर, वेदांत कॉलेज 1825 का समय था, उस समय राजा राममोहन राय के द्वारा शुरू किया जाता है। और यंग बंगाल आंदोलन आप जानते हैं कि हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो के द्वारा शुरू किया जाता है और ये 1826 का है। तो इसमें से हम राइट आंसर कौन सा चुनेंगे? इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 89 को देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय संघ के संस्थापक कौन थे और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब की गई थी वो भी आप बताइए। इसमें आप देख कर बताएं। तो 89 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें अगर आप विकल्पों को देखें तो कुछ भी ठीक ठाक नहीं दिखाई दे रहा है, मतलब काम के विकल्प नहीं है और इसीलिए हम ई को चुनते हैं। असल बात यह है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो कि 1876 का है, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया जाता है। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की बात की जा रही है और ये भी ध्यान दीजिएगा कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन इससे पहले भी एक बार गठित हुआ था, तो उसको भी आप देख लीजिएगा, संस्थापकों के नाम तब अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद 90 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी और कब की थी वो भी आपको बताना है। तो बालिका विद्यालय जो कि बालिका शिक्षा का प्रतीक था, ज्योतिबा फुले के द्वारा शुरू किया जाता है और समय था 1851। तो 1851 की तारीख और ज्योतिबा फुले का नाम, अर्थात सी वाला जो ऑप्शन है उसको हम चुन लेते हैं। 91 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछ रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की थी, ये समय क्या था और इसका गठन कहाँ पर किया गया था वो स्थान भी आपको बताना है। 2 चीज़ें आपको एक साथ इसमें पूछी जा रही हैं और इसका जो राइट आंसर है वो लंदन हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1866 में इसकी स्थापना की जाती है, तो ए वाला ऑप्शन हमने चुना, 1866 और लंदन। प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं, खानवा का युद्ध जो है इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। चंदावर के युद्ध में बाबर ने अफगानों को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने हेमू को हराया था। और तालीकोटी का जो युद्ध होता है रक्षसी तंगड़ी वाला, उसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो आप बताएं कि गलत कौन सा है। गलत इसका अगर आप देखें ना तो जो बी वाला ऑप्शन है वही है। ये जो घाघरा का युद्ध होता है, चंदावर नहीं घाघरा का युद्ध होता है, उसमें अफगानों को बाबर के द्वारा हराया जाता है। बाकी खानवा वाला जो आप देख रहे हैं वो ठीक है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। 92 का जो बी है वो गलत है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 93 को देखते हैं, कौन सा युद्ध 12वीं शताब्दी में लड़ा गया था? चंदावर का, खानवा का, तालीकोटी का, वांडीवाश का। तो चंदावर का युद्ध लड़ा जाता है 1194 में और यही वाला जो है ये 12वीं शताब्दी का है। बाकी जितने हैं जैसे कि खानवा वाला है 1527 का, तालीकोटी का और बाद का है 1565 का है और वांडीवाश का और बाद का है 1760 का। तो वो सब इसमें होने वाले हैं नहीं। चंदावर का युद्ध जो दिया है ना 1194 जयचंद और गोरी के बीच में लड़ा जाता है, तो ये वाला जो है ना इसमें ए वाला ऑप्शन, इसको हम चुन लेते हैं। 94 को देखते हैं, पाटलिपुत्र निम्नलिखित में से कौन से राजवंश की राजधानी नहीं रही है? तो नंदों की नहीं रही है, मौर्यों की नहीं रही है, शिशुनागों की नहीं रही है या शुंगों की नहीं रही है। तो शिशुनाग राजवंश जो है इनकी राजधानी क्या थी? वैशाली, पाटलिपुत्र नहीं। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा है और इसीलिए हम सी वाले विकल्प को चुनते हैं। बाकी जितने भी राजवंश यहाँ दिए हुए हैं उन सबकी राजधानी पाटलिपुत्र रही है। प्रश्न संख्या 95 को देखिए, राजवंश और संस्थापक का नाम दिया है। तो सालुव राजवंश के संस्थापक वीर नरसिंहा थे, तुलुव राजवंश के संस्थापक तिरुमाल थे, अरवीडू राजवंश के संस्थापक नरसिंह थे और बहमनियों के संस्थापक थे हसन गंगू। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। 95 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। सालुव वंश इसमें सही कौन सा है? डी वाला ऑप्शन जो बहमनी दिया हुआ है। सालुव राजवंश को स्थापित किया था नरसिंहा ने, तुलुव के संस्थापक थे वीर नरसिंह, अरवीडू के संस्थापक थे तिरुमल। इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो जितने थे सभी गलत थे। 96 को देखते हैं, शिशुनाग राजवंश के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और कुषाण वंश के शासनकाल के दौरान कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो कुषाणों के समय में चौथी होती है, शिशुनागों के समय में कौन सी होती है बताइए।
तो आप देखें दूसरी वाली जो है वो शिशुनाग वंश के समय में होती है और चौथी वाली जो है वो कनिष्क के समय में होती है, कुषाण वंश में। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 97 को आप देख रहे हैं, कौन से सिख गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? इसमें आपको देखकर बताना है। और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें होगा गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह के द्वारा अकाल तख्त की स्थापना की जाती है और जो ए वाला विकल्प है वो हमारा सही होता है। प्रश्न संख्या 98 कहा जा रहा है कि गलत विकल्प का चयन कीजिए। तो गुरु नानक ने संगत सभा की स्थापना की थी, अंगद देव के द्वारा गुरुमुखी लिपि का इजाद किया गया था, अमृतसर की स्थापना रामदास ने की थी और अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहब का कंपाइलेशन किया था। गलत ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें आप ई को चुनेंगे। असल में संगत सभा की स्थापना तो गुरु नानक देव ही करते हैं और गुरुमुखी लिपि अंगद जी से संबंधित है, लेकिन गुरु रामदास जो है वो अमृतसर शहर की स्थापना करते हैं। अमृतसर जो है वो एक सरोवर का नाम है और उसी के चारों ओर बसा हुआ शहर। और गुरु अर्जुन देव जो है ये गुरु ग्रंथ साहब के संकलन करता है। तो इसमें अगर आप देखें तो गलत कुछ भी नहीं है, जितने ऑप्शन दिए हैं वो सारे सही हैं, ए बी सी और डी, और इसीलिए हम ई वाले को चुनते हैं कि इसमें से कोई भी गलत नहीं। प्रश्न संख्या 99 को देखिए। सूफी संप्रदाय फिरदौसी की शुरुआत किसने की थी? बताइए, फिरदौसी की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो इसको शुरू करने वाले बदरुद्दीन थे। इनके प्रवर्तक का नाम क्या था? बदरुद्दीन था। तो हम सी वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। अंतिम प्रश्न को देखते हैं जिसमें कहा गया कि मजहर ये अकबर के द्वारा कब जारी किया गया था, और साथ में पूछा गया कि अकबर ने दीन इलाही प्रणाली को कब शुरू किया था। दो चीज़ें आपको एक साथ पूछी जा रही हैं। तो मजहर की घोषणा होती है 1579 में और दीन इलाही धर्म की स्थापना होती है 1582 में। तो 1579 और 1582, और राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए वाला। इसी के साथ ये मॉक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन ये श्रृंखला लगातार जारी रहेगी। बहुत सारे प्रश्नों का हम निरंतर अभ्यास करवाएंगे। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और तब तक के लिए नमस्कार।